हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखो, इट इज इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमने देखा इंटरफेरेंस में होता क्या है, दो डिफरेंट सोर्सेज से कुछ वेव्स आती हैं, किसी पॉइंट पे आके मीट करती है, उससे वहाँ का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इंटेंसिटी कम हो गया तो मतलब एनर्जी कम होगी वहाँ पे, अगर इंटेंसिटी बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गया। बट हमें तो पढ़ते हैं कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता क्या है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सिंपली बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रीडिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू रीजन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नो एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्या होता है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे इक्वल इंटेंसिटी के हैं तो किसी पॉइंट पे जीरो इंटेंसिटी होगी, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, किसी पॉइंट पे जाओगे यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गया होगा। तो जो तुम्हारा एनर्जी है, यहाँ से जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल एनर्जी कितना, जैसे इसका इंटेंसिटी मान लो आई नोट, इसका इंटेंसिटी है आई नोट। अगर तुम अभी भी चेक करो एवरेज इंटेंसिटी आई मैक्स कितना है 4 आई नोट, आई मीन इज 0। अभी भी चेक करो एवरेज इंटेंसिटी कितना है, यहां पे अगर एवरेज निकाल के देखो तो इट इज 2 आई नोट, इसका आई नोट, इसका आई नोट। तो एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिंपली वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कम हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव पे ज्यादा हो जाती है। तो हम कह देते हैं कि डिस्ट्रक्टिव वाली जगह से वो एनर्जी कहां पे आ गई, कंस्ट्रक्टिव वाली पे। रेशियो क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज 3:1। फाइंड द रेशियो ऑफ ए मैक्स टू ए मिन एंड आई मैक्स टू आई मिन। ए मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2 एंड ए मिनिमम कितना होता है, इट इज A1 माइनस A2। तो मैं A1 को लेट कर रहा हूं, A1 इज 3A, A2 कितना हो गया, A2 इज A, तो ये हो गया 4A, दिस इज 2A। तो A मैक्स बाय A मिन इट इज कितना हो गया 4/2 या 2:1 एंड आई मैक्स बाय आई मिन ये कितना हो गया, ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, तो दैट इज 4:1। नेक्स्ट इनकोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, जिनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज करता रहे। जैसे मान लो ये पहली वेव है ω1t माइनस k1x, ω2t माइनस k2x प्लस 5। तो अगर इनका फेज डिफरेंस निकालोगे तो ये हो गया इसका फेज, सेकेंड वेव का दिस इज द फेज ऑफ फर्स्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो t0 पे फेज, t0 पे कुछ और फेज आ रहा है, t जैसे जैसे चेंज हो रहा है फेज तुम्हारा टाइम के साथ वेरी करता रहता है। तो टाइम या इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम कीप्स ऑन वेरिंग विद टाइम। तो आई रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा था, आई रिजल्टेंट इज I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5। तो अगर तुम्हारे पास इनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता रहेगा, ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ, दिस इज द फेज डिफरेंस, ये फाई नहीं है, ध्यान रखना ये फाई नहीं होता, दिस इज टोटल फेज डिफरेंस। हमने पहले जब केस पढ़ा था ये ओमेगा और ये के बराबर थे दोनों के, तो फेज डिफरेंस सिंपली ये फाई के बराबर आ गया था। बट क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ ये फेज वेरी कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग रेट से वेरी कर रहे हैं, तो इनका जो फेज डिफरेंस है इट विल ऑल्सो वेरी विद टाइम। तो आई रिजल्टेंट विल वेरी विद टाइम। कभी ये भी केस हो सकता है कि भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, कभी ये भी केस हो सकता है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो तुम्हें सेम पॉइंट पे खड़े खड़े देखो, इंटरफेरेंस में क्या था, जैसे इस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। इस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस मान लो आ गया तुम्हारे पास λ/2 या फेज डिफरेंस आ गया पाई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई रिजल्टेंट इज 0। तो इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे खड़े रहो, यहां पे तो हमेशा 4 आई नोट ही रहेगा, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा बिकॉज एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था। यहां पे जब सोल्व करोगे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा,
क्यों? बिकॉज इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कभी ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो अगर हम इस केस में आई रिजल्टेंट इट वेरीज विद टाइम, पोजीशन के साथ तो वेरी करेगा ही, टाइम के साथ भी वेरी करता है। इसका जब हम टाइम के साथ एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इस सब का एवरेज वैल्यू निकालते हैं जैसे, तो आई रिजल्टेंट का जो एवरेज वैल्यू है, कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, 2√i1 i2 बाहर आ जाएगा। कोस फाइव का जब एवरेज वैल्यू निकालोगे 0 से लेकर के 360 वो जाता है 0। तो आई रिजल्टेंट का जो एवरेज वैल्यू है इट इज i1 प्लस i2। कभी ये मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम हो जाएगा। तो हम जो इंटेंसिटी बताते हैं वो एवरेज इंटेंसिटी होती है, और वो टाइम के साथ या फेस पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। तो तुम्हें क्या करना है, अगर दो सोर्सेज हैं, एक का इंटेंसिटी है i1, एक का इंटेंसिटी है i2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर ये इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो तुम्हें फेस का कुछ नहीं देखना, फेस टाइम के साथ वेरी करेगा, तो इट इज डायरेक्टली i1 प्लस i2। इसमें इनकोहेरेंट सोर्सेज में सस्टेनेबल इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी करता जाता है। तो हम कहते हैं कि इनका जो इंटरफेरेंस है वो सस्टेनेबल नहीं होता। यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तुम यहाँ पे खड़े रहो, हमेशा 4i0 आएगा, यहाँ पे खड़े रहो, हमेशा इंटेंसिटी कितना आएगा, 0। हाँ, पोजीशन के साथ वेरी करेगा, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इसी पॉइंट पे कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम होगी। तो हम इंटेंसिटी कौन सा बताते हैं, एवरेज, विच इज डायरेक्टली i1 प्लस i2। ये टर्म्स भी याद रखो। cos फाइव का एवरेज वैल्यू होता है कितना, 0। साइन फाइव का एवरेज वैल्यू पूरे एक साइकिल के लिए 0। cos स्क्वायर फाइव का 1/2, साइन स्क्वायर फाइव का 1/2। जैसे अगर ये i1 और i2 दोनों बराबर हो जाए तो कितना आ जाएगा, 2i0। इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। आई रिजल्टेंट क्या था इक्वल वाले के लिए, 4i0 cos स्क्वायर 5/2। इसका जब एवरेज वैल्यू निकालोगे, cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो वैसे भी हमें पता है कि अगर ये i0 या i0 इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 2i0। तो डायरेक्टली ऐड करना है, कुछ भी मैक्सिमम मिनिमा का कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। इनकोहेरेंट सोर्सेज में इंटरफेरेंस सस्टेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ n identical waves each of intensity i0 if resultant intensity if the sources are first part coherent, second part incoherent। ट्राई कर सकते हो। मैक्सिमम अगर एक कोहेरेंट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब ये सारे के सारे तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन में होंगे एम्पलीट्यूड्स। तो मान लो पहले वाले का एम्पलीट्यूड है a, तो i0 इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आई रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, पहले ए रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे सीधा ही। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू n स्क्वायर a स्क्वायर, और a स्क्वायर i0 के प्रोपोर्शनल था। तो आई मैक्स इज n स्क्वायर टाइम्स i0। अगर तुम्हें पूछे इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू कब कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू विल बी 0। कब, 3 वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं उनको इक्वल इक्वल एंगल पे अलाइन कर दो, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाता है। जैसे 3 वेक्टर्स हैं 120 डिग्री पे कर दो, 2 वेक्टर्स हैं 180 डिग्री पे, 4 वेक्टर्स हैं 90 पे, n वेक्टर्स हैं 360/n। तो उस केस में a रिजल्टेंट 0 हो जाता है, आई मिनिमम विल बी 0। ये तो गया फर्स्ट पार्ट। अगर हो ये इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करना, डायरेक्टली आई रिजल्टेंट i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, तो डायरेक्टली कितना हो गया, इट इज n टाइम्स i0। और आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी बता रहा हूं, आई मैक्स इज √i1 प्लस √i2 प्लस √i3
रूट आई एन का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? ए मैक्सिमम कब होगा? इट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 जब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। के से ए मैक्स का स्क्वायर कितना हो गया? इसका होल स्क्वायर। तो वहां से प्रोपोर्शनलिटी लेके ये तुम्हारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर इंटरफेरेंस फ्रॉम टू चॉइसेस या टू सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी आई एंड आई प्लस डेल्टा आई। यहाँ पे डेल्टा आई बहुत ही छोटा है। शो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन इंटरफेरेंस इज नियरली 4i एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज नियरली डेल्टा आई का स्क्वायर बाय 4i। आई मैक्स, दो अगर डिफरेंट सोर्सेज हो, आई मैक्स क्या होता है? i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2। या क्या सिखाया था? रूट ऑफ i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो चाहे यहां से चेक कर लो या डायरेक्टली फॉर्मूला था i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos फाई। फाई इस केस में 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो, इट इज 2i प्लस डेल्टा आई प्लस ये कितना हो गया तुम्हारे पास? यहां से रूट आई कॉमन निकाल लेना, 2, यहां से रूट आई, यहां से भी रूट आई कॉमन निकाल लेना। क्या बचेगा पीछे? 1 प्लस डेल्टा आई बाय आई का रूट, cos 0 हो गया 1। तो अगर 2i प्लस डेल्टा आई प्लस 2i, यहां से अगर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है बाइनोमियल थ्योरम लगा लो। इसकी पावर हो गया 1/2। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n का वैल्यू कितना होता है? तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया 2i प्लस डेल्टा आई प्लस 2i, ये 2i कट जाएगा प्लस डेल्टा आई। इट इज 4i प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई बहुत छोटा है आई से, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 4i। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, आई मैक्स इज रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। डेल्टा आई आई के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर दो, रूट आई प्लस रूट आई, 2 रूट आई का होल स्क्वायर, ये हो गया 4i। सेकेंड केस में जब ये क्या है तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू निकालना, तो मिनिमम वैल्यू होता है i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर, ये हो गया i में। यहां पे आई डेल्टा आई को 0 मत करना। देखो कभी भी हमें ना जब अप्रोक्सीमेशन लेनी हो, जैसे 100 प्लस 0.001, तो हम अप्रोक्सीमेटली 100 लिख सकते हैं, बट 0 प्लस 0.001 उसको तुम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में 0.001 बहुत बड़ा है, 100 के रिस्पेक्ट में 0.001 बहुत छोटा है। तो हम कभी भी ना, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन कब लेनी है कैसे याद रखो, अगर तुम उसको डेल्टा आई को जैसे मैंने बता रखा था बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर दिया, अगर उससे 0 आंसर ना आ रहा हो निगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसको निगलेक्ट करके 0 आंसर आ रहा है तब उसको निगलेक्ट नहीं करना हमें। तो क्या करो, यहां से अगर मैं आई को कॉमन निकालूं, क्या बचेगा पीछे? 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई माइनस रूट आई। पूरे में से मैंने रूट आई बाहर निकाल लिया, उसका स्क्वायर हो गया आई। ये क्या हो गया? 1 प्लस डेल्टा आई बाय आई की पावर 1/2 माइनस 1। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो, 1 प्लस 2 डेल्टा आई बाय आई माइनस हाफ डेल्टा आई बाय आई माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया? इसका स्क्वायर डेल्टा आई का स्क्वायर बाय 4i स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? आई मीन डेल्टा आई का स्क्वायर, ये आई से आई कैंसिल आउट, तो डेल्टा आई का स्क्वायर बाय 4i। तो ध्यान रखना कभी भी हमें अप्रोक्सीमेशन जब लेनी है, अगर अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर 0 आ रहा हो तो वो गलत है, अगर नॉन 0 आ रहा हो तब ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज स्लिट्स। स्लिट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई कार्डबोर्ड लो, ठीक है, पीछे से लाइट आ रही है, तुम इसमें एक कुछ होल कर दो। अब लाइट इस कार्डबोर्ड में से तो आ नहीं पाएगी, लाइट सिर्फ कहाँ से आगे जा पाएगी? इस
होल में से आगे जा पाएगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्लिट। अगर इसको सर्कुलर शेप में कर दो सर्कुलर स्लिट, अगर इसे रेक्टेंगुलर शेप में कर दो ये रेक्टेंगुलर स्लिट हो गया। सेकेंड पॉइंट, मान लो यहां से तुम्हारी जो लाइट आ रही है उसका इंटेंसिटी कुछ आई, तो यहां पे टोटल कितना एनर्जी ये रिसीव करेगा, कितना एनर्जी रिसीव करेगा? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी इज इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिसीव करेगा। ज्यादा एनर्जी रिसीव करा तो फाइनली जो इमेज बनाएगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी की वो इमेज फॉर्म करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो फाइनल तुम्हारी इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? जितना तुम्हारा स्लिट में से जितना एनर्जी आ रहा था, और स्लिट का जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के। तो हम क्या कह देते हैं जो फाइनल इमेज की इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्लिट जहां से वो लाइट रिसीव कर रहे हैं। सो इफ W1 and W2 are width of two rectangular slits of same length from which light waves of intensity I1 and I2, then intensity is proportional to area of the slit. तो यहां से I1 by I2, अगर ये रेक्टेंगुलर स्लिट है, रेक्टेंगुलर स्लिट, तो एरिया कितना हो गया इसका? L इंटू W1। इसका कितना हो गया? L इंटू W2। तो इट इज W1 by W2। और अगर सर्कुलर स्लिट हो I1 by I2 कितना आएगा? पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर। इट इज R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। यहां पे ना हम गलत वर्ड यूज करते हैं कि भाई इस सोर्स का इंटेंसिटी आई नोट है, इस सोर्स का इंटेंसिटी आई नोट है। सोर्स के लिए हमेशा पावर या एनर्जी यूज करनी चाहिए, हमेशा पावर प्रेफर करते हैं। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी पॉइंट पे होता है कि इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, और यहां पे हम कहते हैं ना कि इसका इंटेंसिटी आई नोट है, इसका इंटेंसिटी आई नोट है। ये नहीं होता। इसका मतलब होता है इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नोट था, इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नोट है। क्योंकि डिस्टेंस के साथ भी तो इंटेंसिटी वेरी करती है। हमने पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस के साथ कम होती है। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे साउंड का लेवल है जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा साउंड का लेवल कम होता जाएगा। तो इंटेंसिटी साउंड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करती है। इंटेंसिटी एक पॉइंट पे होती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट का क्या मतलब है? ये सोर्स का इंटेंसिटी आई नोट नहीं होता। इस सोर्स की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट, इस सोर्स की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट, बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये सोर्स का इंटेंसिटी आई नोट नहीं होता। कहीं सोचो कि भाई इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा नहीं है। जितना स्लिट का साइज ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, और फाइनल इमेज जो बनाएगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये फाइनल इमेज की इंटेंसिटी इसकी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, विच इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्लिट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव अ रेशियो ऑफ √2:1। स्लिट विड्थ का रेशियो बताना है, और ये कौन सी है? रेक्टेंगुलर होगी। तो I1 by I2। अच्छा है, और अगर तुम्हें यहां से एम्पलीट्यूड के टर्म में बताना हो, ठीक है, I इज प्रोपोर्शनल टू ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड? इट इज √W1 by √W2, और यहां पे इट इज R1 by R2। तो I1 by I2 ये क्या होगा? ये एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, तो इट इज 2:1। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? W1 by W2। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स ये हो? तो W1 by W2 इज 2:1। अगर सर्कुलर स्लिट्स होते तो यहां पे आ जाता R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर। नेक्स्ट इज पाथ डिफरेंस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? यहां से दो सोर्सेज हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें ना ऐसे वर्डिंग यूज किया होगा कि दे आर इन सेम फेज। मतलब स्टार्टिंग में दोनों के जो वेव्स थे वो सेम उससे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम फेज से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगला वेव भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट एक वेव ने अलग पाथ ट्रेवल किया। जैसे एक ने तो मान लो इतना पाथ ट्रेवल किया, दूसरे ने कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे दोनों का फेज का डिफरेंस नहीं आ जाएगा? मान लो दूसरे ने यहाँ तक पाथ ट्रेवल किया, तो इस पॉइंट पे जैसे ये वेव स्टार्टिंग में तो सेम फेज था, 0 फेज से स्टार्ट हुए दोनों, बट यहाँ पे इसके मान लो 4 वेव्स कंप्लीट हो गए, इसके सिर्फ 3.5 वेव्स कंप्लीट हुए। तो इस पॉइंट पे दोनों की वजह से जो फेज है वो डिफरेंट आ जाता।
स्टार्टिंग में सेम फेज था बट यहाँ पे रीच, क्योंकि पाथ दोनों ने अलग अलग रीच करा है तो फेज दोनों का अलग अलग आ जाएगा। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अच्छा, और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? जिसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया उसना फेज भी ज्यादा होगा, एंगल भी ज्यादा आएगा फाइनली। जिसने कम पाथ ट्रेवल किया उसका फेज भी कम होगा। तो किसने एक्स्ट्रा फेज ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स निकाल लेना। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? ये पाथ डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स इज डिफरेंस इन पाथ ट्रेवल्ड बाय बोथ द वेव्स इन रीचिंग पॉइंट पी। ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है जो वेव्स ये रिसीव करता है फाइनली। स्टार्टिंग में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था बट फाइनली इसके पास जो वेव्स आई, जैसे एक यहाँ तक की वेव है और दूसरी का मैक्सिमम है, तो फेज का कुछ डिफरेंस है तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस आ जाता है। तो तुम्हें करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, तुम पाथ डिफरेंस निकालो। इसने कितना पाथ ट्रेवल किया, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया। जनरली बोलेगा कि स्टार्टिंग में सेम फेज था, तो स्टार्टिंग में तो दोनों का कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जिसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया फाइनली उसका जो फेज होगा वेव का ज्यादा होगा। जिसने कम पाथ ट्रेवल किया उसका फेज कम होता है। तो यहां से पाथ डिफरेंस निकालो। पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर तुम्हें बोले कि यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या करना है? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2, या इसको लिख सकते हैं n माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो जैसे इसमें आएगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ये 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इसमें आएगा 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा। ठीक है, 1.5 2.5 3.5, तो लैम्डा इससे मल्टीप्लाइड होगा। अगर कोई और केस है, मान लो से लैम्डा बाई 6 आ गया, तो डेल्टा फाई निकाल लेना। हमें आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है। अगर इक्वल हो तो 4i0 cos स्क्वायर 5/2। वेरी अगर तुम्हारे पास i1 i2 अलग हो तो i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos 5। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि S2 पहले भी आगे था, स्टार्टिंग में दोनों सेम फेज में नहीं है, S2 पहले से ही आगे था, फिर क्या करोगे? उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा लास्ट में वीडियोस के। पर तुम्हारी समझ के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे है पी पॉइंट, ये S2 से वेव किया, ये S2, किसने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया? S2 ने एक्स्ट्रा पाथ ये ट्रेवल किया। टोटल फेज का चेंज यहाँ पे कितना आएगा? एक तो ये इसकी वजह से फेज चेंज आ रहा है, प्लस मान लो ये स्टार्टिंग से ही π/3 ये पीछे था या आगे था, ऐसा कुछ बताऊंगा। तो क्या करना तुम्हें इन क्वेश्चन में, एक तो ये पाथ की वजह से फेज डिफरेंस आ गया इतना, कौन इससे लीड कौन कर गया? जो जिसने कम पाथ ट्रेवल किया होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा तो वो लीड करेगा। जिसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया उसका ज्यादा बड़ा एंगल हो गया, वो लैग करेगा। तो कौन लीड कर रहा है? इस केस में ये लीड कर रहा है, जिसने कम पाथ ट्रेवल किया, इसका कम एंगल आएगा। ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये डेल्टा एक्स आ गया तुम्हारा कुछ भी लैम्डा बाई 3, और मैं तुम्हें बोल दूं कि ये स्टार्टिंग में सेम फेज में नहीं थे। S2 लैग्ड इनिशियली फ्रॉम S1 बाय कुछ भी पाथ डिफरेंस बता दूंगा या फेज डिफरेंस बता दूंगा, मान लो लैम्डा बाई 2। पहले लैग कर रहा था ऑलरेडी, अब क्योंकि इसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया फिर से लैग कर गया, तो लैग बढ़ेगा या कम होगा? तो ज्यादा लैग होगा। टोटल पाथ डिफरेंस या टोटल फेज डिफरेंस इन दोनों का लेना है ऐड करके। अगर मैं बोलता कि S2 लीड कर रहा था पहले, तो पहले लीड कर रहा था, अब इसकी वजह से लैग कर गया, टोटल पाथ डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे। अगर अभी अच्छे समझ नहीं आया, जब मैं न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा ये चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो सोर्सेज हैं, मैंने बोला कि एक पी पॉइंट है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, हमें फेज डिफरेंस बताना है या इस पर इंटेंसिटी बतानी है। इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, इसकी वजह से भी I0 है। यहाँ से एक वेव गया, ठीक है, ऐसे ट्रेवल किया, मैं शो ऐसे कर रहा हूँ, पाथ उसका एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ से एक वेव आया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो S1P और S2P कितना हो गया? बराबर हो गया। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस इज 0।
तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर इसकी आई नोट इंटेंसिटी है इसकी वजह से यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी है आई नोट, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें आएगी, कितनी आएगी इंटेंसिटी, 4 टाइम्स आई नोट। तो आई थिंक ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये S2 है, ये S1 है, ये P पॉइंट है। S2P माइनस S1P इज लैम्डा, और S2 लीड्स S1 इनिशियली बाय फेज पाई। तो इस पे टोटल फेज डिफरेंस हमें बताना है। तो व्हाट इज द टोटल फेज डिफरेंस एट पॉइंट P? पाथ डिफरेंस है लैम्डा, लैम्डा का मतलब कितना फेज डिफरेंस आ गया, 2 पाई। S2P बड़ा है, तो S2P बड़ा है मतलब S2 लैग कर रहा है कितने से, 2 पाई से। ये लीड कर रहा है कितने से, 2 पाई से। ठीक है, इनिशियली S2 पहले लीड कर रहा था कितने से, पाई से। स्टार्टिंग में S2 पाई से लीड कर रहा था, अब 2 पाई से लैग करने लग गया। ठीक है, तो टोटल जो फेज डिफरेंस तुम निकालोगे, पहले S2 लीड कर रहा था, पाई आगे था, अब लैग करने लग गया, तो नेट जो आएगा वो पाई आएगा। और कौन लैग करेगा, S2 फाइनली लैग करेगा पाई से।